हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन है ये, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसका लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं। अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में अबाउट चैप्टर्स एंड ऑथर्स के साथ साथ पैरा नंबर 1 to 8 लेक्चर 1 में देखा था। फिर लेक्चर 2 में हमने पैरा नंबर 9 to 16 देख लिया है। इसके आगे लेक्चर 3 में हम लोग देखने जा रहे हैं पैरा नंबर 17 to 24, जो कि ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, ठीक है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। कुछ तो बात है, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में तो कुछ बात है जिसने क्या किया है, हैज केप्ट इट अलाइव, इसे जिंदा रखा है, टिल नाउ, अभी तक, ठीक है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, विटनेस मतलब ये गवाह है, इसने देखा है। द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, बेबीलोनियन एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन का नाम है बेबीलोनियन। इसके बारे में हम आपको बताएं। 4000 ईयर्स एगो ये चीज एग्जिस्ट कर रहा था, 4000 साल पहले, ठीक है। 4000 साल पहले की ये सभ्यता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो 2500 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, वो डेट उसका आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वो भी बहुत ही एंशिएंट है, इंडिया का सिविलाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से 4000 ईयर्स एगो की बात हो रही है कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, जो कि अभी प्रेजेंट में जो इराक है ना, उस वहाँ जो पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन थे उसको बेबीलोनियन सिविलाइजेशन कहा जाता था, ठीक। इसी तरह से सीरियन सिविलाइजेशन है, सीरिया अभी की कंट्री है, प्रेजेंट में भी इसी नाम से, सीरिया नाम से। अगर हम कहें तो 10,000 बिफोर क्राइस्ट, ये बहुत ही पुराना है, धरती पर सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। फिर है पर्शियन, देखिए इराक के बगल में ही ये सभी कंट्री हैं, ठीक है। तो ईरान जो कंट्री है, ईरान, उसका जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसको पर्शियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये करीब 550 बिफोर क्राइस्ट, बीसी जो है, ये इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे, तो एक साइरस थे, ठीक है। साइरस ने पर्शियन सिविलाइजेशन की नींव रखी थी, फाउंडेशन रखा था, ठीक है। ये पर्शियन सिविलाइजेशन हो गया। एंड इजिप्टियन, यू नो इजिप्टियन के बारे में तो जानते हो, इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता है, नील नदी के आसपास की सभ्यता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं, शुरुआत से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ के जो राजा थे उसको फराओ बोला जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, खासतौर पर जो हिंदुइज्म है, उसकी वजह से जो है वो अभी भी क्या है, तो अलाइव है, जिंदा है। और इसने क्या किया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन ने क्या किया है, तो वो सब कुछ देखा है, उसका गवाह है। किसका, बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्टियन, ये सभी सभ्यताएं जो नष्ट हो गई, गिर गई, खत्म हो गई, उसको इसने देखा है। किसने देखा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन ने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा नंबर 17 में ही है, गांधी जी कहते हैं कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, एक बार नजर क्या करो तो दोहराओ। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, एंड वेयर इज ग्रीस, और यूनान कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप आज की तारीख में इसे कहीं पा सकते हैं, देख सकते हैं। इटली ऑफ गिब्बन, यानी कहने का मतलब गिब्बन एक यहाँ हिस्टोरियन है, इंग्लिश इतिहासकार हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, फेमस बुक है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है। तो रोमन एम्पायर का जो डिक्लाइन है या फॉल है, यानी वो जो खत्म हो गया था, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने लिखा था, इटली ऑफ गिब्बन। उसी से महात्मा गांधी ने कहा है कि गिब्बन का वो इटली कहाँ है, और रेदर द एंशिएंट रोम, और जो प्राचीन रोम है वो कहाँ है। फॉर रोम वॉज इटली, या फिर रोम के लिए कहें कि वो इटली ही है, या रोम इटली है, जो भी कहे। तो एक तरह से गांधी जी कहते हैं कि अपने चारों तरफ जो है आप नज़र दौड़ाओ और ये पता करो कि रोम कहाँ है आज के डेट में, ग्रीस यानी यूनान कहाँ है। क्या आज के डेट में आप पा सकते हैं कि जो गिब्बन ने जो चर्चा की है इटली के बारे में, वो आज के डेट में कहाँ है ना। कहने का मतलब सभी खत्म हो गए, लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो अभी भी बरकरार है, जो कि आगे के पैराग्राफ में वो समझा रहे हैं। गांधी जी आगे कह रहे हैं गो टू ग्रीस, यूनान जाओ, ठीक है। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटीक सिविलाइजेशन, ठीक है। ऊंचाई पर पहुंचा हुआ सभ्यता, पहुंची हुई सभ्यता, यानी जो बहुत ही समृद्ध सभ्यता है और दुनिया की एकदम सुविख्यात सभ्यता है, यूनान की सभ्यता, वो कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद कह रहे हैं कि आप तब भारत आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स,
यहाँ के जो ग्रंथ हैं जिसमें लिखा गया है प्राचीन वेद पुराण, इन सब से गुजरने के लिए कहो, मतलब उन सब का अध्ययन करने के लिए कहो। एंड देन लुक अराउंड यू, और अपने चारों तरफ क्या करो तो देखो। एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंट टू से, गांधी जी कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है लाचार, मजबूर, तब आप यह कहने के लिए मजबूर हो जाओगे यस, हाँ, आई सी हियर एंशियंट इंडिया, मैं यहाँ प्राचीन भारत देख सकता हूँ, देखता हूँ, स्टिल लिविंग, वो भी अभी जिंदा है। गांधी जी कहते हैं कि आप यूनान चले जाए, जो कि एक टाइम पे दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यता रही है, आज के डेट में वो नहीं है। फिर आप इंडिया आइए, इंडिया की जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, ग्रंथ हैं, उनमें इंडिया के बारे में देखिए, प्राचीन भारत के बारे में देखिए, और फिर आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, वास्तव में जो प्राचीन भारत है वो अभी भी क्या है तो जिंदा है। ठीक है, पैरा नंबर 19 में देखेंगे, ट्रू, सच है, देयर वेयर डंग हिप्स, गांधी जी कहते हैं कि देयर वेयर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ गोबर के ढेर तो थे, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स, लेकिन बहुत ही खजाना जो है इसके अंदर दबा हुआ था, अंडर देम, एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट, और यही कारण था कि क्यों इट हैज सर्वाइव्ड, कि भारतीय सभ्यता जो है वो बरकरार रहा, बचा रहा, इज डैट द एंड, अंत तक, विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट, तो जो एक एंड था, जो लक्ष्य था हिंदुइज्म का, उसने क्या सेट नहीं किया, नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल, भौतिक चीज़ों के इर्द गिर्द जो है खुद को विकसित करना, ये चीज़ हिंदुइज्म ने, हिंदू धर्म ने ये चीज़ सेट नहीं किया था, स्थापित नहीं किया था, बल्कि उसने स्पिरिचुअल, अध्यात्म के, ठीक है, आधार पर खुद को विकसित करने का ये क्या गया था तो निर्णय किया था, जिसकी वजह से ही वो क्या है तो आज की डेट में भी जिंदा है। पैरा नंबर 20 है, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, स्वराज का मतलब अपना राज्य, ठीक है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, ये चीज़ किस बात पर निर्भर नहीं करता कि अपनी इच्छाओं को कई गुना बढ़ा देना, ठीक है, सेल्फ इंटेलिजेंस, और खुद को इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संलिप्त कर देना, ठीक है, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन जो अनंत इच्छाएं हैं उस पर हम क्या करें तो लगाम लगाएं, रिस्ट्रिक्ट करें, प्रतिबंध लगाएं, रोक लगाएं, सेल्फ डिनायल है, ठीक है, स्वयं क्या करें तो इसका तिरस्कार करें, ठीक है, मतलब सेल्फ मतलब खुद होता है, डिनायल का मतलब हो गया तिरस्कार करना या त्याग करना, एक तरह से कहें कि जो आत्मस्वार्थ है उसको त्याग करना। तो गांधी जी एक तरह से कह रहे हैं कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा स्वराज है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अनंत इच्छाओं पर कितना लगाम लगा पा रहे हैं, या फिर जो आत्म स्वार्थ है उसका हम क्या कर रहे हैं तो त्याग कर पा रहे हैं, इस बात पर निर्भर कर रहा है, ना कि जो वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको हम क्या करें तो कई गुना बढ़ा दें और उसमें संलिप्त हो जाएं, शामिल हो जाएं, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दें, ठीक है। इन बातों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या करें तो उन इच्छाओं पर क्या करें तो रोक लगाएं और जो आत्मस्वार्थ है उसका त्याग करें। पैरा नंबर 21, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर यूरोपियंस। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो यूरोपियन सभ्यताएं हैं, यानी यूरोप की सभ्यताएं हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, बेशक नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यूरोपियन के लिए अनुकूलित है, ठीक है, उनके अनुरूप सही है, बट इट विल मीन, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, रुइन फॉर इंडिया, भारत के लिए बर्बादी होगा, भारत के लिए विनाश होगा। क्या चीज़ करना, इफ़ वी इंडिवर, अगर हम प्रयास करते हैं टू कॉपी इट, इसका नकल करने का, ठीक है, अगर हम पश्चिम की सभ्यताओं, यूरोपियन सिविलाइजेशन का नकल करते हैं तो यह भारत के लिए क्या होगा तो बर्बादी होगा, विनाश का कारण होगा, ठीक है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह हो सकता है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो उनके अनुकूल क्या है तो यूरोपियंस के अनुकूलित हैं, सही है। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमुलेट वॉट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमुलेशन बाय अस। गांधी जी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम किसी चीज़ को अनुकूल या स्वीकार नहीं कर सकते हैं, मे नॉट अडॉप्ट स्वीकार नहीं कर सकते, या फिर उसे स्वांगीकृत नहीं कर सकते, मतलब अपना नहीं सकते हैं, वॉट एवर मे बी गुड, जो कुछ भी अच्छा हो, या कैपेबल ऑफ एसिमुलेशन, जिसे अपनाया जा सकता हो बाय अस, हमारे द्वारा, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि गांधी जी एक तरफ कह रहे हैं कि अगर हम पश्चिम यूरोपियन सिविलाइजेशन का नकल करते हैं, इसका प्रयास करते हैं, तो ये हमारे लिए विनाश का कारण होगा, लेकिन वही कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम जो है कि इसके लिए मतलब नाकाबिल हैं, नाकामयाब हैं, कि हम अच्छाई को अपना नहीं सकते या फिर उसको स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि डैट
इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। ठीक है, तो इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि जो यूरोपियन जो हैं, ठीक है, जो यूरोपियंस हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि वो जो बुराइयां जो हैं, एविल जो हैं, जो घुस चुका है इसमें यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन में, वो उसका हिस्सेदार नहीं होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। कहने का मतलब है कि जो बुराइयां हैं पश्चिम की सभ्यताओं में, उसका परिणाम जो है यूरोपियंस को भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन में जो बुराई की बात हो रही है एक्चुअल में वो है मेटेरियलिज्म की बात हो रही है, वर्शिप ऑफ मटेरियल्स, यानी भौतिक चीज़ों का जो है ये पूजा करना, ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ी क्या है तो एक बुराई है इसमें, जहाँ पर मल्टीप्लाइंग ऑफ वांट्स यानी इच्छाओं को कई गुना बढ़ाना, यानी एक इच्छा मरे दूसरी इच्छा जन्म ले और उसकी पूरा करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दे। इस तरह की बातें हैं जो कि पश्चिम की सभ्यताओं में शामिल हैं। और भारत की जो सभ्यता है, जो प्राचीन सभ्यता है, जिसमें अध्यात्म को ज़्यादा महत्व दिया गया है, नैतिक होने को, चरित्र को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में गांधी जी कहते हैं कि पश्चिम की सभ्यता है, पश्चिम की या यूरोपियन सभ्यताएं हैं, ठीक है, उसमें जो बुराई है जो कि उसमें प्रवेश कर चुका है, तो इसके लिए जो यूरोपियंस हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, तो और उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो अगर भारत जो है अगर क्या कर रहे हैं तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा कि वो भारत का विनाश हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि यह भारत के लिए विनाश का कारण बनेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आगे कह रहे हैं गांधी जी कि क्या बुराइयां हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन में, उसी के बारे में बता रहे हैं। द इनसेसेंट सर्च, गांधी जी कह रहे हैं द इनसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, यानी जो भौतिक सुख सुविधा है, ठीक है, इसके लिए लगातार, इनसेसेंट का मतलब होता है लगातार खोज करना, सर्च करना, एंड देयर मल्टीप्लीकेशन, और उसका कई गुना बढ़ाना। ठीक है, कि जो भौतिक सुख सुविधा है उसको कई गुना बढ़ाते चले जाना, सच एंड एविल, तो इस तरह की बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं है ना साफ जो है कहना चाहूँगा, डेट द जो यूरोपियंस हैं देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है नज़रिया, ठीक है, सोच विचार का जो तरीका होता है उसको कहते हैं आउटलुक। नज़रिया क्या है, उसको फिर से क्या करना होगा, तो रीमॉडल करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, तो फिर से उनको क्या करना पड़ेगा, तो अपनी जो नज़रिया है, अपना जो दृष्टिकोण है उसको बनाना होगा, मतलब नए तरीके से उनको फिर से सोचना पड़ेगा। तो गांधी जी इसको कह रहे हैं कि ये बुराई है कि बार बार लगातार जो है हम क्या करें, भौतिक जो सुख सुविधा है उसके पीछे लगे रहें, उसको सर्च करें, और उसके बाद जो है अपनी जो इच्छाएं हैं उसी को क्या करें, तो कई गुना बढ़ाते चले जाएं। ये उसी एविल के बारे में, बुराई के बारे में बात कर रहे हैं जो यूरोपियन सिविलाइजेशन में क्या किया है, तो प्रवेश कर गया है। और वो मतलब स्पष्ट रूप से यूरोपियन से कहना चाह रहे हैं कि उनके जो दृष्टिकोण है उसको फिर से क्या करना है, तो बनाने की जरूरत है। इफ दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ कम्फर्ट्स, वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, अगर वे पेरिस मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, जो वेट है, जो वजन है किस चीज़ का, सुविधाओं का, सुख सुविधाओं का, भौतिक सुख सुविधाओं का, अगर इसके अंदर वे दब करके मर नहीं जाते, यानी नष्ट नहीं हो जाते, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, जिसके वे क्या हो रहे हैं, तो गुलाम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, इट मे बी, मतलब कहने का मतलब होगा कि उन्हें अपने दृष्टिकोण को फिर से, नजरिए को फिर से क्या करना होगा, तो बनाना होगा, यानी उनको अपने में बदलाव करना पड़ेगा, अपने नजरियों में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि जो सुख सुविधा है उसके वजन के अंदर वो दब करके मर ना जाए, नष्ट ना हो जाए। ठीक है, जिसके वे क्या हो गए हैं, तो गुलाम हो चुके हैं। इट मे बी डैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, गांधी जी कहते हो सकता है कि जो मेरा अध्ययन है वो गलत हो, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, डैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिक, लेकिन मैं जानता हूँ इंडिया के लिए कि ऐसी चीज़ों के लिए, गोल्डन फ्लिक का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो कि दुर्लभ है। ठीक है, जैसे पारस मनी, हिंदी में कहते हैं पारस मनी, ठीक है, जो दरअसल है नहीं, एग्जिस्ट करता है नहीं। पारस मनी का मतलब हम समझाते हैं कि ऐसा पत्थर है जो कि लोहे को सोना बना सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लोगों की कल्पना में निहित है। ठीक है, तो गोल्डन फ्लिक के पीछे भागना, ठीक है, इस पारस मनी के पीछे भागना इंडिया के लिए इज टू कोट सर्टन डेथ। ये क्या होगा, टू कोट मतलब होता है आमंत्रण देना, न्योता देना, कि निश्चित रूप से मृत्यु को, विनाश को न्योता देना होगा, आमंत्रण देना होगा। ठीक है, तो यहाँ गांधी जी कह रहे हैं कि जो यूरोपियंस है उसमें जो बुराइयां हैं, वो क्या बुराइयां हैं, जो मटेरियल कंफर्ट्स हैं उसी के तलाश में वो रहते हैं, साथ ही साथ जो है अपनी इच्छाओं को अनंत रूप से बढ़ाते चले जाते हैं, उसी की पूर्ति में वो जीवन क्या करते हैं, तो व्यतीत कर देते हैं। इसी संदर्भ में गांधी जी कहते हैं कि वो मटेरियल कंफर्ट्स के इतने आदी हो गए, अभ्यस्त हो गए हैं कि वो इसके गुलाम हो चुके हैं। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं, यानी बचना चाहते हैं, यानी विनाश जो है उससे बचना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो उन्हें अपने नज़रियों को फिर से क्या करना होगा, तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, नए तरीके से उसको समझना पड़ेगा।
गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि ये मेरा जो अध्ययन है ये गलत हो, लेकिन इंडिया के बारे में कहते हैं कि इंडिया के लिए जो है अगर वो क्या कर रहा है तो इस तरह से गोल्डन फ्लिक के पीछे भाग रहा है, एक ऐसा चीज जो कि वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके पीछे अगर भाग रहा है इंडिया, तो इसका अर्थ होगा मृत्यु को, विनाश को आमंत्रण देना। ठीक है, चलिए आगे गांधी जी लिखते हैं, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। जो पश्चिम के दर्शन शास्त्री हैं उनकी जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, मोटो है, उसको हम क्या करें तो अपने हृदय में अंकित कर लें। इनग्रेव का मतलब होता है अंकित कर लेना। ठीक है, क्या है उनके जो मोटो है, उनका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार। उसके आगे लिखते हैं, टुडे इट इज सर्टेन, आज की तारीख में यह निश्चित है, दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, लाखों लोगों के पास जो है ऊंचा जीवन जो है, स्टैंडर्ड जो है, जीने का जो स्तर है वो ऊंचा होगा, ये नहीं हो सकता। ऐसा गांधी जी कहते हैं कि आज के डेट में लाखों लोगों के पास जो है उच्च जीवन प्राप्त नहीं है। एंड वी द फ्यू, और हम लोग जो कुछ लोग हैं संख्या में, हु प्रोफेस, जो ये स्वीकार करते हैं, टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, कि जो लोगों के लिए क्या करेंगे तो सोचते हैं, रन द रेस, एक तरह से क्या कर रहे हैं तो एक तरह से रिस्क उठा रहे हैं। ठीक है, रिस्क ले रहे हैं। इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, उच्च जीवन के खोज में, ठीक है, जिसके लिए क्या होगा तो असफलता प्राप्त होगी। इन ए वैन, ठीक है, रिस्क इन ए वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग थिंकिंग। ठीक है, ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग जो कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं किसके बारे में, लोगों के बारे में जिसकी संख्या बहुत अधिक है, जिनके पास जो है लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, हाई लिविंग नहीं है। ठीक है, और हम लोग ये दावा कर रहे हैं, हम लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग उनके लिए सोच रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास हाई थिंकिंग है, इसका क्या कर रहे हैं तो दावा कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक तरह से रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि ये जो खोज है हाई लिविंग का, उच्च जीवन का, ये एक असफलतापूर्वक है, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। ठीक है, एक्चुअली में जब हम हाई लिविंग में होंगे, ऊंचा जीवन जिएंगे, विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे, तो उस टाइम पे, उस वक्त में क्या होगा तो हाई थिंकिंग मिस हो जाएगा। कहने का मतलब ऊंचा जो सोच है हमारी वो नहीं हो पाएगा, वो मिस हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि गांधी जी एक तरह से कह रहे हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि ऊंचा जीवन हो और साथ साथ जो ऊंचा सोच भी हो, ऊंची सोच भी हो, ये दोनों ही चीज़ एक साथ नहीं चल सकते। इसे आपको क्या करना होगा तो वेस्टर्न फिलोसफर जो हैं, पश्चिम के जो दार्शन शास्त्री हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करना है तो प्लेन लिविंग यानी सादा जीवन और उच्च विचार की बात करना है। यानी जीवन को तो हमें साधारण रखना है, सादा रखना है, यानी विलासितापूर्ण नहीं बनाना है, लेकिन तभी यह पॉसिबल है कि हम क्या कर सकते हैं तो अपने विचारों को उच्च बना सकते हैं, अपने सोच को उच्च रख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा कि हाई लिविंग भी है और हाई थिंकिंग भी है। इसी चीज़ को लेकर गांधी जी कह रहे हैं कि हम लोग जो कुछ लोग हैं एक तरह से हम लोग रिस्क कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं कि ये एक तरह से ये असफलतापूर्वक ये कार्य होगा कि हम हाई लिविंग के साथ साथ क्या करें तो हाई थिंकिंग की भी बात कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके आगे गांधी जी पैरा नंबर 23 में लिखते हैं, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। इस शब्द का जो एक वास्तविक अर्थ जो है, रियल सेंस जो है वो जो आ रहा है, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, ये इस चीज़ में निहित नहीं है कि मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब कई गुना बढ़ाया जाए, बट इन द डेलिब्रेट, विचार पूर्वक, वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन, स्वेच्छापूर्वक जो रोक है, प्रतिरोध है, ऑफ वांट्स, किस पर तो इच्छा पर, लगाम लगाना, इस पर निहित है। कहने का मतलब अगर देखें कि सभ्यता का जो वास्तविक मीनिंग है वो क्या है तो उस इच्छाओं का कई गुना बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस पर विचार पूर्वक और स्वेच्छापूर्वक, मतलब अपनी इच्छा अनुसार उस पर रोक लगाना ही क्या है तो सभ्यता का वास्तविक अर्थ है। दिस एलोन इंक्रीजेस, ये अकेले क्या करता है तो बढ़ाता है, एंड प्रोमोट्स, बढ़ावा देता है, कंटेंटमेंट यानी संतोष को, जो तृप्तता की जो भावना है, संतुष्टि की जो भावना है उसको बढ़ाता है, रियल हैप्पीनेस जो वास्तविक खुशी है उसको बढ़ाता है, एंड कैपेसिटी ऑफ फॉर सर्विसेज, सेवा की जो क्षमता होती है उसको भी क्या करता है तो बढ़ाता है। ठीक है, तो जब हम अपनी इच्छाओं पर क्या करते हैं तो विचार पूर्वक और स्वेच्छा से एक तरह से रोक लगाते हैं, तो ये क्या करता है तो हमारी जो वास्तविक खुशी है और जो संतुष्टि है, साथ ही साथ जो सेवा की जो क्षमता है उसको क्या करता है तो बढ़ा देता है। ठीक है, इसके आगे गांधी जी कहते हैं, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। गांधी जी कहते हैं कि एक स्तर तक, सर्टेन डिग्री, कुछ निश्चित हद तक जो है, जो भौतिक
चीज़ों के साथ जो हमारा संगति है, कहने का मतलब उसका जो उपभोग है, एंड कंफर्ट, और जो विलासिता है यानी आराम है, आरामदायक चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इज नेसेसरी, आवश्यक है, जरूरी है कुछ हद तक, ठीक है, बट अबव ए सर्टेन लिमिट या लेवल, एक स्तर के बाद इट बिकम्स ए हिंड्रेंस, ये क्या हो जाता है तो हमारे लिए बाधा हो जाता है, ऑब्स्टेकल हो जाता है, इंस्टीड ऑफ हेल्प, हमारी सहायता के बजाय, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बदले में, के बजाय, ठीक है, हमारी सहायता की बजाय ये एक तरह से हमारे लिए बाधा बन जाता है जब हम एक सर्टेन लेवल के बाद जो है फिजिकल हार्मनी और कंफर्ट की बात करते हैं तब, ठीक है। तो एक लेवल तक जो है ये आवश्यक है, जरूरी है, जैसे अब रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं तो बेसिक नीड्स की बात करते हैं तो वो चीज़ तो जरूरी है, ठीक है, एजुकेशन ये सब चीज़ जरूरी है, बट एक सर्टेन लेवल तक भौतिक चीज़ों की बात गांधी जी कर रहे हैं कि आराम की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जाकर इधर जाकर के क्या होता है तो ये हमारे लिए बाधा हो जाता है हमारी सहायता की बजाय। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants, satisfying them to be delusion and a snare. इसलिए कहते हैं कि creating an unlimited number of wants, एक अनगिनत संख्या में जो है इच्छाओं को अनंत रूप से बढ़ाते हुए उसे संतुष्ट करने की कोशिश करना जो है, ठीक है, them to be a delusion, एक तरह से क्या होगा, ठीक है, delusion का मतलब होता है छल, तो एक तरह से क्या होगा, एक छल होगा और साथ ही साथ एक क्या होगा तो लुभाने का एक जाल है, स्नेयर, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि इच्छाओं को अनंत रूप से अनंत संख्याओं में बढ़ाते हुए उसे संतुष्ट करने की जो चेष्टा है ये दरअसल एक छल है और क्या है तो एक लुभावने जाल है जिसमें हम लोग फंसते चले जाते हैं, क्योंकि एक जो वांट्स होती हैं वो फुलफिल होती नहीं है कि दूसरा क्या होता है तो जन्म ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आदमी कभी भी कंटेंट नहीं होगा, कहने का मतलब है कि वो संतुष्ट नहीं हो सकता है जीवन में, ठीक है। और हमारे यहाँ जो इंडियन सिविलाइजेशन उसमें ये चीज़ कहा गया है संतोषम परम सुखम, संतोष ये क्या है तो परम सुख है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर इस तरह से अपनी इच्छाओं को ताउम्र क्या कर रहा है तो पूरा करते रहा है, ठीक है, या पूरा करने की चेष्टा करने में लगा दे तो कभी भी जीवन में सुख यानी कहें तो संतुष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से इसे क्या कर रहे हैं, ये छल है और एक तरह से लुभावने जाल है जिसमें हम लोग फंसते चले जाएंगे अगर हम अपनी इच्छाओं को कई गुना बढ़ाते चले जाएं, साथ में उसको पूरा करने की चेष्टा करते रहें। तो एक तरह से एक स्तर के बाद जो है फिजिकल जो हार्मनी है, भौतिक चीज़ों का उपयोग जो है या फिर कंफर्ट है, आराम है या फिर विलासिता है, ये आवश्यकता के परे एक डिग्री के मतलब एक कहें कि एक निश्चित स्तर के बाद जो है ये हमारे लिए बाधा हो जाते हैं हमारी सहायता की बजाय, ठीक है। चलिए इसके आगे गांधी जी लिखते हैं द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी व्यक्ति के जो भौतिक आवश्यकता होती है उसके लिए जो संतुष्टि है, ठीक है, एंड इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, इवन जो मानसिक जो आवश्यकता है ऑफ वंस नैरो सेल्फ, जो खुद के लिए है अपने लिए होता है, मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप। कहते हैं कि ये तभी खत्म होगा जब क्या होगी तो मृत्यु होगी। कहने का मतलब है कि फिजिकल नीड्स और जो इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं यानी भौतिक और मानसिक जो ज़रूरतें हैं खुद के लिए, ये तभी खत्म होगा जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बिफोर इट, इससे पहले, इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्चुअसनेस, ठीक है। डिजेनरेट्स का मीनिंग होता है विकृत होना। तो गांधी जी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का जो अपना भौतिक आवश्यकता होता है, शारीरिक आवश्यकता होती है, जो मानसिक जरूरतें हैं, ठीक है, खुद के लिए होती हैं, ये क्या होता है तो एक निश्चित बिंदु होता है जहां पर ये मिलता है, उसको कहते हैं मृत्यु, यानी ये मृत्यु पर जाकर के मिलता है, यानी इसका जो एंड पॉइंट होगा, इसका परिणाम क्या होगा तो मृत्यु होगा, और तब तक ये भी संतुष्ट नहीं होगा, यानी व्यक्ति जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इससे पहले क्या होगा तो डीजेनरेट्स हो जाएंगे, यानी विकृत हो जाएंगे, किसमें तो बहुत शारीरिक और जो मानसिक विलासिता है इसमें ये क्या हो जाते हैं तो विकृत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। इसके आगे कहते हैं कि एक व्यक्ति को, ठीक है, मस्ट अरेंज, इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए कि हिज फिजिकल एंड कल्चरल, उसका जो भौतिक और जो सांस्कृतिक सर्कमस्टांसेस जो परिस्थितियां हैं इस प्रकार से होना चाहिए, सो डैट दे डू नॉट हिंडर, ताकि वो क्या ना कर सके तो बाधा उत्पन्न ना कर सके, इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा करने के लिए, ठीक है, ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, जिस पर उसकी जो पूर्ण ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए तो केंद्रित होनी चाहिए, यानी मानव की जो सेवा है, मानवता की जो सेवा है, इस पर हमारी पूर्ण ऊर्जा जो है, पूरी ऊर्जा जो है वो केंद्रित होनी चाहिए।
और इसमें हमारी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां बाधा नहीं बननी चाहिए। इस प्रकार से हमें व्यवस्था करनी चाहिए, एक व्यक्ति को इस तरह से व्यवस्था करनी ही चाहिए। मस्ट की बात कर रहे हैं, मस्ट का यूज किया है इन्होंने, तो निश्चित रूप से इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए कि उसकी जो भौतिक और जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं वे मानवता की सेवा में बाधा उत्पन्न ना करें, और जिस सेवा भाव पर क्या होना चाहिए, तो उस व्यक्ति की पूरी ऊर्जा जो है वो केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि एक तरह से जो व्यक्ति अपने लिए यानी खुद के लिए उसकी जो शारीरिक और मानसिक जरूरतें होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती है। वो अंततः जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तब जाकर के वहाँ मिलता है। और एक तरह से कहें कि उससे पहले जो उसकी जो भौतिक और जो मानसिक विलासिता है उसमें ये क्या हो जाता है, तो विकृत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गांधी जी ने पूरे चैप्टर में क्या किया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन जो कि प्राचीन इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता है, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है उसकी खूबियों के बारे में बात कर रहे हैं, और हिंदुइज्म के बारे में भी बात कर रहे हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी पर काम करता है, ना कि वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म पर काम करता है। ठीक है, और इसकी तुलना जो है यूरोपियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो वो भारतीयों से आगाह भी कर रहे हैं कि उन्हें वेस्टर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन का अंधानुसरण नहीं करना चाहिए। उनमें जो अच्छाई है उसको हम क्या करें, तो जरूर उसको क्या करें, तो अडॉप्ट करें, स्वीकार करें, लेकिन अंधानुसरण करने का प्रयास जो होगा वो क्या होगा, तो हमारे लिए ही एक तरह से विनाश का कारण बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। इसके आगे भी लेक्चर्स हैं जिसमें हम समरी बात करेंगे। ठीक है, उसके आगे भी होंगे लेक्चर्स जिसमें हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे फिर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू।